हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री के पहले चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इसके तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 2 पार्ट पहले ही पढ़ लिया है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले ही अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था। हड़प्पाई काल के यानी हड़प्पाई जो लोग होते थे उनके अर्थव्यवस्था के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है रुपये पैसा से जुड़ा हुआ। अब जैसे कि आप लोग ले लीजिए, आपके घर को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे खाना, चावल, दाल, सब्जी, गैस, आपके कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, पढ़ाई के लिए और जितनी भी खर्च होती है उसके लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आता है ये हम देखते हैं। या तो आपके पापा नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, मजदूरी करते होंगे, कुछ ना कुछ करके पैसा लाते होंगे, तब ये सारी चीज़ें पूरी होती होंगी। या आप अगर किसान हैं, कृषि करते होंगे आपके पापा, तो दाल चावल आता होगा और जो बच गया है उसको बेच करके वो पैसा लाते होंगे, तो ऊपरी काम होता होगा। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए कि वो लोग अपने घर को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कृषि। वो लोग कृषि करते थे, कृषि प्रधानता उनकी थी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। चाहे आज देख लें, किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसमें कृषि सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में भी कृषि काफ़ी ऊपर था, इसका पोजीशन काफ़ी अच्छा था, लोग कृषि कार्य बहुत करते थे। अब कृषि होती कैसी थी उस समय, तो उस समय की जो कृषि होती थी वो हल के द्वारा ज़मीन को जोता जाता था। अब जोतने का कार्य कौन करता था, तो बैल या ऊँट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जुताई जो होती थी वो हल से होती थी और बैल और ऊँट के द्वारा, किसके द्वारा, बैल और ऊँट के द्वारा वो जुताई होती थी। अब देखते हैं कि हल किसका होता था। हल लकड़ी या पके हुए मिट्टी का बना होता था। ज़्यादातर देखा गया है कि लकड़ी का ही मिलता है, लेकिन पकी हुई मिट्टी का जो हल मिले हैं वो चोलिस्तान और बनावली में, चोलिस्तान और बनावली में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पकी हुई मिट्टी के हल कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ये चोलिस्तान और बनावली जो आप लोग जानते हैं हरियाणा में है, वहाँ पे पकी हुई मिट्टी के हल बने हैं। तो कृषि कैसे होता था, हल बैल के सहारे, और बैल की जगह पे ऊँट का भी ये लोग यूज़ करते थे। हल से ज़मीन को फाड़ते थे, उसमें बीज डालते थे। बीज डालने के बाद वो लोग अब जब सिंचाई करते थे, जैसे कि आज भी होता है, जब बीज डाल दिया जाता है वो बड़ा होता है तो उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। तो सिंचाई के लिए वो लोग अलग अलग तरीके अपनाते थे, जैसे कि कुआं से, नहर से, या गड्ढे बना करके उसमें पानी इकट्ठा करते थे, जल संचय करते थे। जो आजकल लोग आज बोलता है ना कि बारिश के पानी को आप लोग इकट्ठा कीजिए, उसका यूज कीजिए, हड़प्पा वाले आज से 2500-3000 साल पहले कर चुके हैं। देखिए तो यहाँ पे नहर जो है, हड़प्पाकालीन नहर जो है वो सुरतोघई, अफ़गानिस्तान में इसका साक्ष्य मिलता है। अफ़गानिस्तान में 1-2 साइट मिले हुए हैं, आपको मैंने पहले बताया था। तो वही सुरतोघई में नहर मिलता है कि नहर से ये लोग सिंचाई करते थे फसलों के। वहीं पे गड्ढा बनाने की अगर बात आती है तो अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र में और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वहाँ पे गड्ढा बना दिया जाता था, पानी को एकत्रित किया जाता था और ज़रूरत पड़ने पे उसे नालों के द्वारा अपने खेतों में ये लोग ले जा करके उसे सिंचाई करते थे। वहीं अगर कुओं की बात की जाए तो ये गुजरात में होता था, जैसे कि धौलावीरा और लोथल जो गुजरात में साइट मिले हैं, या रंगपुर भी है। तो वहाँ पे क्या है, ये लोग कुआं से पानी निकाल करके और अपने खेतों की सिंचाई करते थे। चलिए, अब तो सिंचाई हो गई फसल की, अब फसल बड़ा हुआ, अब उसको काटने का टाइम आ रहा है। तो इसको कटाई कैसे करते थे वो लोग धातु का, जैसे कि उस समय कांसा, तांबा, टीन ये सब था, तो ये लोग क्या बनाते थे, धातु का एक हंसुआ टाइप का बनाते थे जो तेज नुकीला होता था, या पत्थर को काफ़ी धारदार बनाते थे और उसके जड़ पे ये लोग लकड़ी का एक पकड़ने वाला बना देते थे, जिससे आसानी से पकड़ करके उसको लोग काटते थे और अपने फसलों की कटाई करके ये लोग ले जाते थे। अब उससे अनाज को बाहर निकालने के लिए, अनाज को वो लोग कैसे बाहर निकालते थे, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अन्नागार में दौरी करने के लिए हड़प्पा से कुछ साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार में राउंड राउंड जो चबूतरा बनाया गया था गोल गोल, तो वो सब बातें हैं। अब इनकी कटाई हो गई, कटाई होने के बाद इसको पीस करके खाना होता था या कूट करके खाना होता था।
आज की तरह डेवलप मशीनें नहीं थी उस समय, तो ये लोग पीसने के लिए चक्की का यूज़ करते थे, गेहूं जो होता था, और भी जैसे कूटने के लिए ओखल मूसल ये लोग यूज़ करते थे। ठीक, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कुटाई पिसाई के लिए ओखल मूसल चक्की का ये लोग यूज़ करते थे। अब बात करते हैं कि उस समय कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे प्रमुख फसल उस समय का क्या था, जौ और गेहूं। जौ और गेहूं फसल होता था, प्रमुख फसल होता था जौ गेहूं, और ये लोग सफ़ेद चना के साथ साथ तिल भी उपजाते थे। तो ये प्रमुख फसलें चार हैं क्या है, जौ, गेहूं, सफ़ेद चना और तिल। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि सरसों, राई और सरसों का भी ये लोग खेती करते थे ताकि उन्हें तेल जो है आसानी से मिल सके। धान चावल का हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी कम साक्ष्य मिला है, लेकिन मिला है, वो कम मात्रा में होता था, जिसकी खेती लोथल या रंगपुर, अगर कहें तो गुजरात में धान चावल का खेती देखने को मिला है। और अगर फसलों की बात की जाए तो सिंध क्षेत्र में, जहाँ पे हड़प्पा काल के जो सबसे पहले शहरें प्रकाश में आई थी उत्खनन के बाद, सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के आसपास, वहाँ पे ये लोग कपास की खेती भी बहुत ज़्यादा करते थे। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का होना ज़रूरी होता है, तो उधर काली मिट्टी होता है जहाँ पे कपास की खेती की जाती है। अब कपास की खेती से वो लोग ऊन वगैरह भी सूत वगैरह भी काटते थे, जिससे सूती वस्त्र बनाते थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये लोग कुछ सब्जियाँ भी उपजाते थे, खजूर, तरबूज, नारियल, नींबू वगैरह भी ये लोग उपजाते थे। ऐसी कई बार देखा गया है कि बहुत पहले जो हड़प्पाकालीन जगहें थी, वहाँ पे दो तरफा जुताई हुई थी, खेतों की दो तरफा जुताई हुई थी, 90 डिग्री के समकोण बनाते हुए जुताई हुई थी, जिससे ऐसा माना गया है कि वहाँ पे एक साथ दो फसलें लोग उगाते थे और उसको काटते थे। तो अभी आप लोग जान गए कि अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा पिलर था वो था कृषि। अब इससे एक क्वेश्चन उठता है कि इससे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। तो जो भी हम कृषि करते हैं, जैसे उस समय जौ या गेहूं होता था, तो वो खाने के बाद लोग जो कर रहे हैं, किसान लोग जो कर रहे हैं कृषि, तो उससे गेहूं और जौ बहुत हुआ, तो खाने के बाद जो बचता था उससे वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते थे, दूसरी चीज़ों को खरीदते थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि हड़प्पा काल में कोई रुपया या नोट, सिक्का वगैरह नहीं होता था। उस समय व्यापार जो होता था या कुछ लेन देन खरीदना होता था तो वस्तु विनिमय के द्वारा, जैसे कि कोई वस्तु हमने दिया तो कोई चीज़ आपने मुझे वापस किया। जैसे कि अगर मुझे कॉपी ही खरीदना है, तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा जौ हुआ है या गेहूँ हुआ है, तो मैं इतना बड़ा पोटला में गेहूँ रखूँगा, ले जा करके दुकानदार को दूंगा, तो वो क्या करेगा, हमें कॉपी, पेन, कलम वगैरह देता है। तो इस तरह वस्तु विनिमय होता था, कोई डायरेक्ट पैसे से खरीदारी उस समय नहीं होती थी। तो यहाँ से जो फसल ज़्यादा होता था, खाने से जो बच जाता था, उसका यूज ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी ज़रूरत के पूरा करने के लिए ये लोग करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पशुपालन। पशुपालन से उस समय के लोग भी अपनी जीवन निर्वाह करते थे। अर्थव्यवस्था के साथ साथ जीवन निर्वाह की व्यवस्था की भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि पशुपालन करने से इन्हें दूध, मांस, ऊन वगैरह आसानी से मिल जाता था। ठीक है, अब ये मांस और ऊन जो है ये कहाँ से मिलता था इनको, अब हम लोग देख लेते हैं। मांस के लिए ये लोग बकरी और भी बहुत सारे जानवर पाले हुए थे जहाँ से इनको मांस मिल जाता था। दूध के लिए गाय और भैंस होता था, उनके लिए ये लोग भेड़ को रखे होते थे। तो दूध खाने में, मांस खाने में, और ऊन जो होता था उसका कपड़ा बना करके पहनते थे ये लोग अपने जीवन निर्वाह में, इससे यहाँ से यूज़ करते थे। उसके बाद ये लोग जोतने और बोझ ढोने के लिए, यानी कि खेत की जुताई करने के लिए, अभी आप लोगों ने जाना बैल या ऊँट का सहारा लेते थे। अब क्या है, बोझ ढोने के लिए, जैसे कि आप लोग देखते हैं घोड़ा के पीछे एक टमटम बांध दिया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, तो वो बोझ ढो रहा है। तो बोझ ढोने के लिए भी ये लोग जानवरों का यूज़ करते थे, और गाड़ी खींचने के लिए, जैसे बैलगाड़ी या घोड़ा का ही मैंने अभी बात किया है, आप लोग देखे होंगे कि वो गाड़ी को बैलगाड़ी खींचता है। तो ये पशुपालन इसलिए करते थे ताकि उसके सहायता से हम लोग जोत सकें, बोझ ढो सकें और गाड़ी खींच सके, ताकि हमें कुछ अर्थव्यवस्था यानी कि कुछ सामान हमें ज़्यादा मिले। अगर कोई बैलगाड़ी वाला है तो वो अपना बैलगाड़ी लेकर के गया, किसी के सामान को लेकर के कहीं दूर पहुंचा दिया, तो उसके बदले में उसे कोई ना कोई सामान मिल जाता था, जिससे उसका जीवन निर्वाह आसानी से होता था। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि उस समय जो जानवर थे, लोग थे, वो जानवरों को पालतू भी रखे हुए थे, जानवरों को पालते भी थे। तो उनके पालतू जानवरों की अगर बात की जाए तो बैल, भैंस, बकरा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, सूअर, ऊँट, गधा आदि। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैल यानी कि गाय भी होगा, भैंस, भैंसा,
और उसके लिए अभी कुछ देर पहले आपने सुना होगा भेड़ भी ये लोग पालते थे। ठीक है, इसके साथ साथ कुत्ता और बिल्ली भी इनके साथ रहता था। ठीक है, ये बकरी भी पालते थे जिससे इनको मांस वगैरह मिल जाता था। इसके अलावा ये लोग खींचने के लिए, कोई भी चीज़ खींचने के लिए, ढोने के लिए ऊंट और गधा भी रखते थे। साथ साथ ये लोग सूअर को भी पालते थे। और भी कुछ चीज़ें पालतू हो सकती हैं जिसका साक्ष्य नहीं मिला है वहाँ पे। इसके बाद अगर बात की जाए तो जंगलों में भी उस समय बहुत सारे जानवर होते थे जिनकी कुछ अवशेष मिले। ये सारी चीज़ें, बैल, भैंस, बकरा, कुत्ता, बिल्ली, ये जो मैंने बात कही है अभी, इसको किसी ने देखा नहीं है, ना ही कहीं लिखा हुआ है। इसके उत्खनन में इसकी अस्थियां मिली है, हड्डियां मिली हैं, जिसको जांच करने के बाद पता चला है। और वो इसलिए पता चला है कि ये पालतू थे क्योंकि जहाँ पे इंसान रहता था उसी के आसपास, तो जो इंसान के साथ रहे वो पालतू जानवर ही होगा। तो अभी पालतू जानवर के बारे में आपने देख लिया। अब जंगलों में कौन मिलता है? जंगलों में हाथी मिलता है, गेंडा, बाघ, सिंह, हिरन और घड़ियाल जो होता है वो जंगलों में उस समय ये जानवर, जंगली जानवर उस समय हड़प्पा काल में हुआ करते थे। बात आती है घोड़े की, तो लोग कहता है कि हड़प्पा में घोड़ा नहीं पाया जाता था। ऐसा नहीं है, कम मात्रा में ही, काफ़ी कम मिलता था, लेकिन हड़प्पा में मिलता था। कहाँ कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, लोथल और सुरकोत्रा में। क्या होता था? जो घोड़ा होता था लोथल सुरकोत्रा में इसका साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो में भी कभी कभी देखा गया है। साक्ष्य का मतलब अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर जो खुर होता है उसका वहाँ से साक्ष्य मिला है। कहीं कहीं से घोड़े का ये मूर्त भी मिला है, यानी मूर्ति भी मिला है कुछ जगहों से, इसलिए घोड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए, इससे अब तो हम लोगों ने जान लिया कि ये क्या कहते हैं, पशुपालन के लिए, पशुपालन से अपना जीवन निर्वाह करते थे। बैल भैंस से अपना दूध वगैरह या माल ढुलाई या गाड़ी की ढुलाई करवाते थे। वहीं पे मोहनजोदड़ो में घोड़ा भी देखा गया है। और ये लोग अपनी जीवन निर्वाह के लिए शिकार करते थे, जानवरों की या पंछियों की शिकार करके उससे खाने का काम करते थे। अब अगर वो खाएंगे तो उनका जीवन निर्वाह हो रहा है, तो पशुपालन भी या शिकार भी इनके जीवन निर्वाह का एक बहुत बड़ा पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं कि ये लोग मछली भी पकड़ते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए। क्या करते थे? ये लोग तालाबों में या नदियों में जाते थे, वहाँ से मछली पकड़ते थे अपने खाने के लिए। अगर रखना है तो रख लिया, नहीं तो बाकी को वो लोग बेच देते थे, जिसके चलते उन्हें कोई न कोई वस्तु, इन्हें ज़रूरत की वस्तु मिल जाता था। वस्तु विनिमय से उस समय लेन देन यानी कि व्यापार होता था। तो हमने पहले देखा कृषि अर्थव्यवस्था में यानी जीवन निर्वाह में। उसके बाद पशुपालन में देखा। पशुपालन में दूध, मांस और ऊन मिल जाता था, और गाड़ी खींचने के लिए हमें जानवर भी मिल जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उनके शिल्प और उद्योग को। ये लोग बहुत बड़े बिजनेस उस समय करते थे। बिजनेसमैन भी बहुत बड़े उस समय के लोग हुआ करते थे। इनके बिजनेस में कोई कमी नहीं है, ये काफ़ी डेवलप थे। पूरी दुनिया में इनका बिजनेस फैला हुआ है। उस समय जो भी नगर रहा होगा वहाँ। चलिए आप बात करते हैं कि इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस था, ये लोग धातुगिरी करते थे। धातु मतलब जो आप लोग जानते हैं, टीन हो गया, तांबा हो गया, कांसा, ये सब ये लोग बनाते थे। टीन और तांबा को मिला करके हड़प्पा वासी क्या करते थे? कांसा बना देते थे। तो ये इतने डेवलप थे कि दो धातुओं को ये लोग आपस में मिला करके एक नया धातु बना देते थे। तो इनसे इनका अर्थव्यवस्था मजबूत होता था। ये बनाने के बाद उनको कुछ ना कुछ पैसा आता होगा, क्योंकि कोई ना कोई इनसे कांसा या टीन तांबा खरीदता ही होगा, जिससे कोई ना कोई वस्तु इन्हें दे करके जाता होगा। अब बात की जाए कि ये कांसा बनाते थे टीन और तांबा को मिला करके, तो इससे ये बनाते क्या थे? ये सुराही बनाते थे, लोगों के लिए पानी पीने के लिए सुराही बनाते थे। अब जो भी इनसे सुराही खरीदने आता था वो कोई ना कोई वस्तु इन्हें अनाज के तौर पे या किसी तौर पे दे करके ही जाता था। कुल्हाड़ी, बड़े और छोटे कुल्हाड़ी दोनों बना करते थे उस समय ज़मीन खोदने के लिए। तो कुल्हाड़ी जब खरीदेगा तो इनको इनकम होगा। उसके बाद आरा बनता था लकड़ी काटने के लिए, और बेचने पे इनका जीवन निर्वाह होता था, यानी कि अर्थव्यवस्था इनकी आसानी से चलती थी, इनके पास इनकम आता था। कांटा भी वो लोग बनाते थे, नुकीला कांटा बनाते थे मछली को मारने के लिए। ठीक है, अब ये तो कांसे की सब सामान है। कांसे की सुराही हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, आरा कांटा, ये आरा हो गया, कांटा हो गया। इसके अलावा ये लोग मूर्ति भी बनाते थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, तो कांसे की मूर्ति भी वहाँ से मिली है। अब बात करते हैं तांबे से ये लोग क्या क्या बनाते थे। तांबा से ये लोग तलवार बनाते थे। तलवार बनाते थे अपनी सेफ्टी के लिए, या उसका जो भी उस समय यूज होता होगा। छुरे भी बनाते थे जानवरों को मारने के लिए, अपना सेफ्टी के लिए, या किसी जानवर को मार करके उसका मांस प्राप्त करने के लिए। दर्पण, अभी हम लोग शीशा में अपने आप को देखते हैं, लेकिन ये उस समय तांबा के दर्पण को इतना साफ बनाते थे कि उसमें चेहरा दिखता था।
ये भी होता था। एक यहाँ बात आती है इक्का गाड़ी। हड़प्पा काल में इक्का गाड़ी भी देखा गया था। इक्का गाड़ी क्या होता है कि कोई एक जानवर, जैसे घोड़ा ही एक जानवर है जिसके चारों तरफ से, उसमें क्या किया जाता था ना कि जानवर को बांध दिया जाता था और एक गाड़ी पीछे लगी हुई है जिसमें एक ही आदमी बैठता है। एक आदमी के बैठने वाले के गाड़ी को क्या कहा जाता है? इक्का गाड़ी। तो जैसे कि नवाब लोग, राजा लोग बैठ के घूमने निकलते थे, वो लोग भी इक्का गाड़ी से ही निकलते थे। तो ये किससे बनता था? तांबे का बनता था, जो कम मात्रा में ही मिला है। उसकी अगर बात की जाए, कांसे की मूर्तियाँ अभी हम लोगों ने देखा है कि कांसे की मूर्ति मिली है। सोने चांदी के आभूषण भी उस समय मिलते थे। जैसे कि आप लोग पहले भी जानते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों भी आभूषण प्रिय थे, ये लोग आभूषण काफ़ी पहनते थे। तो सोने चांदी का ये लोग आभूषण पहनते थे। जो बनाता था, जो सुनारगिरी करता होगा, उसकी अर्थव्यवस्था उससे मजबूत होती होगी। जो खरीदता होगा उसको कुछ न कुछ देता होगा, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती होगी, उनके जीवन निर्वाह आसानी से चलता होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर धातु की बात हुई है तो लोहा से हड़प्पा वाले बिल्कुल अपरिचित थे। इनको कोई पता ही नहीं था कि कोई धातु है जो कि लोहा है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि हड़प्पावासी लोहा से परिचित थे या नहीं। तो इसका साफ आंसर होगा कि हड़प्पावासी लोहा से बिल्कुल परिचित नहीं थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था का क्या क्या वहाँ पे स्रोत था। कृषि करके वो लोग अनाज वगैरह लेते थे या उसकी ज़्यादा होने के बाद बेच भी देते थे। पशुपालन करते थे, दूध, मांस और ऊन भी उनको मिल जाता था आसानी से। क्या क्या मिल जाता था? दूध, मांस और ऊन। दूध और मांस को वो लोग खाते पीते थे, उनसे वो अपना कपड़ा भी बना लेते थे, बोझ ढोने के लिए, या पालतू जानवर भी अपनी सेफ्टी के लिए रखते थे। उद्योग की बात की जाए तो ये लोग धातुगिरी बहुत अच्छा से करते थे। तांबा और टीन मिला करके कांसा बना देते थे। कांसे की सुराही, कुल्हाड़ी, आरा, कांटा, या तांबे की बात की जाए तो ये लोग दर्पण, तलवार और इक्का गाड़ी वगैरह बनाते थे। मूर्तियाँ भी वहाँ से मिली हैं। और सबसे बड़ी बात, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से अपरिचित थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिट्टी के सामान को। मिट्टी के भी ये लोग सामान बनाते थे। जैसे कि सबसे बड़ी वहाँ की जो चीज़ मिली है, ईंट। हड़प्पा का जो ईंट मिला है दो तरह का होता था, या तो आग में पकाया गया होता है या उसको क्या किया जाता था? धूप में सुखाया जाता था, या मिट्टी का सामान बनता था। और ये जो ईंट होती थी पूरी हड़प्पा में उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई एक समान होती थी। तो मिट्टी के सामान में सबसे बड़ा ईंट होता है। उसके अलावा ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जैसे प्याला हो गया, घड़ा हो गया, थाली, सुराही, या जानवरों को खाने के लिए ये लोग नाद बनाते थे। नाद आप लोग जानते होंगे, एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें जानवर खाते हैं। तो ये मिट्टी के जो सामान बनाते थे, इसको क्या करते थे? आग में पका देते थे। पकाने के बाद ये सारा चीज़ बनता होगा। घड़ा, प्याला, हांडी, थाली, सुराही, नाद वगैरह ये बनाते थे। उसके अलावा लोग खिलौना भी बनाते थे। बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी का खिलौना बनाते थे और उसको आग में या धूप में सुखा करके या पका करके बच्चे उससे खेलते थे। उस पर क्या किया जाता था? रंग दिया जाता था। या मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। जैसे मातृ देवी की मूर्ति की उस दिन बात हुई थी कि मातृ देवी उस समय, उस काल में सबसे फेमस देवी थी। तो इनकी बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। तो अब हम लोगों ने देख लिया। अब ये प्याला, हांडी, थाली, सुराही, घड़ा जो है, इस पे उस समय के लोग क्या करते थे? चित्रकारी कर देते थे, जो अच्छा लगता था। अलग अलग रंग से वो लोग रंग पेंट कर देते थे। ये होने के बाद जो मिट्टी के सामान लोग यानी कुम्हार लोग बनाते थे, ये इनको बेचते होंगे और बेचने से इन्हें अनाज या कोई भी चीज़ मिलता होगा जिससे इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छे से चलती होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पत्थर के सामान। पत्थर के सामान में भी बहुत कुछ बनाया जाता था। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बर्तन, छोटा छोटा बर्तन या बड़ा बर्तन जिससे नाद वगैरह भी हो सकता है। चक्कियाँ बनती थी, जैसे कि जौ या गेहूं को हम लोग पीसेंगे तभी उससे आटा मिलेगा। तो ये लोग दो चक्कियों के बीच में गेहूं या जौ को रख करके वो लोग पीसते थे। ये खाने पीने की यूज़ की चीज़ थी। तो इसको भी लोग खरीदते होंगे, जिससे खरीदते होंगे उसकी अर्थव्यवस्था अच्छा होता होगा। ओखल, मुसल, ये भी लोग कूटने पीसने के लिए, हल्का चीज़ों को कूटने पीसने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे नापने जोखने के लिए ये लोग बाट, बटखरे भी पत्थर के बनाते थे। अभी भी अगर आप लोग देहात में होंगे तो देखे होंगे, दुकान में जाने के बाद पत्थर के ये लोग बटखरा रखे रहते हैं, जिससे देहात में बटखरा कहा जाता है, बाट, बटखरा, तो वो रखे रहते थे। तो यहाँ पे भी ये चीज़ होता था। पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली हुई हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से भी पत्थर की मूर्ति मिली हुई है, जिसको पुरोहित राजा का मूर्ति कहा जाता है। यहाँ देखें, मन के आदि भी बनाते थे। क्या बनाते थे ये लोग? पत्थर के बहुत छोटा छोटा मन का, जैसे गुड़िया होता है ना, गुड़िया, जैसे महिलाएं आजकल अपनी सुंदरता के लिए यहाँ पे
पहनती हैं तो छोटे छोटे गुड़िया को मनका कहा जाता है। तो पत्थर के मनके भी बनाए जाते थे। क्या किया जाता, उस पर कभी कभी पॉलिश भी कर दिया जाता था, काफ़ी सुंदर लगते थे। अर्धबहुमूल्य पत्थरों के भी ये लोग आभूषण बनाते थे। ये सब बना करके इसे बेच दिया जाता था, जिससे इनको इनकम होता था और इनकम होने से इनका जीवन निर्वाह चलता था। मैं सबको यहीं पे ला करके कोरिलेट कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देख लेते हैं कि इनके लकड़ी के सामान कौन कौन से थे। ये लोग बढ़ईगिरी भी जानते थे, फर्नीचर बनाते थे। फर्नीचर वो चीज़ यानी कि बैठने के लिए, सोने के लिए लकड़ी, जैसे टेबल कुर्सी या पलंग वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें बनाते थे। वहीं पे खिड़की दरवाज़ा भी ये लोग लकड़ी के बनाते थे, जिससे इनको इनकम होता था। पलंग बना दिए, कुर्सी बना दीजिए, टेबल बना दीजिए, ये लोग बेच करके उससे इनकम प्राप्त करते थे। वहीं पे गाड़ियाँ भी बनाते थे। उस समय का जो प्रमुख गाड़ी था, आजकल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दाम के जो गाड़ियाँ आ गई हैं, कार वगैरह आया है, उस समय सबसे प्रमुख जो गाड़ी थी बैलगाड़ी थी। तो बैलगाड़ी बनाने में लकड़ी के जो काम करते थे बढ़ई लोग, उनको काफ़ी इनकम होता होगा। इसके अलावा एक और गाड़ी होती थी जो कि पानी में चलती थी, नाव। उस समय नाव बनाया जाता था, बढ़ई लोग उससे भी इनकम करते होंगे। तो नाव बनाने वाले भी उससे अपना जीवन निर्वाह करते होंगे। तो इधर हम लोगों ने लकड़ी के सामान को देख लिया। वस्त्र उद्योग भी उस समय हुआ करता था। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कपास की खेती सिंध प्रदेश में की जाती थी। अब कपास होगा तो उसकी सूत काट करके उसे कपड़ा का रूप दिया जाएगा। तो सूती ऊनी वस्त्र ये लोग उस समय हड़प्पावासी पहनते थे, ये आप लोगों को पहले से पता है। अब सूत को काटने के लिए क्या होता था, तकुआ होता था। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, उसको नचा नचा के सूत को काटा जाता है, जो कि कपास से सूत मिलता है। उसके बाद सूत बिनने के बाद उसको वो लोग चरखा पे ले जाते थे और चरखा पे कपड़ा बुनाई करते थे। कपड़ा बुनने के बाद उसको ऐसे शर्ट वगैरह बनाने के लिए क्या करते थे, ये लोग सुई से उसकी सिलाई करते थे। उस समय कपड़ा सीने वाले जो सुई है, ये बहुत भारी मात्रा में क्या कहते हैं, गुजरात वगैरह के आसपास, राजस्थान वगैरह के आसपास मिले हुए हैं। तो वस्त्र उद्योग भी था। उस समय कपास की खेती होती थी, सूत काटते थे। इस सब से अपना कपड़ा बना करके अगर बेच रहे हैं या कपास को ही बेच रहे हैं, तो इससे इनको इनकम आता था और इनकम आने के बाद इनका जीवन निर्वाह होता था या इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा वहाँ पे कार्य था वो मनका बनाना था। फैशन का जो काम है, आज भी फैशन के दुकान आप लोग देखते होंगे जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो उस समय भी फैशन का चीज़ बहुत ज़्यादा चलता था। तो फैशन का सबसे बड़ा सामान था उस समय मनका बनाना। मनका वो छोटी छोटी जो गुड़िया होती है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है, उस चीज़ को। तो मनका जो होता था वो सेल खड़ी पत्थर से बनता था। सेल खड़ी एक पत्थर है जिसका यूज़ मोहर बनाने में होता है, लेकिन सेल खड़ी से मनके भी बनते थे। फयांस एक पत्थर टाइप का ही होता है, इससे भी बनते थे, मिट्टी से भी बनते थे। मिट्टी से ये लोग पका करके या धूप में सुखा करके भी मनके बनाते थे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो तांबा और कांसा का भी मनका बनता था। वहीं पे शंख जो होता है उससे भी, और सोने के भी ये लोग मनका बनाते थे, सोने चांदी का भी। और बात किया जाए जो पत्थर की अभी मैंने बात की है, तो अर्धबहुमूल्य पत्थरों के भी ये लोग मनका बनाते थे। क्या करते थे, कभी कभी ऐसे भी मनके देखे गए हैं कि पत्थरों के आधा मनके के ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, या किसी किसी मनके पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त घिसाई करके वो लोग पॉलिश की तरह बनाते थे, जिससे वो काफ़ी चमकदार और आकर्षक लगता था। तो मनका बना करके ये लोग काफ़ी कुछ अपना पैसा एकत्रित करते थे, बेच करके। पैसा नहीं, जो भी वस्तु विनिमय के द्वारा जो भी वस्तु इनके पास आता था, इनसे इनका जीवन निर्वाह अच्छे से होता था और ज़्यादा बच जाने के बाद इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होती चली गई। बात करते हैं वहाँ की मोहर की। हड़प्पा से जो प्राप्त वस्तुओं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है मोहर। तो मोहर भी बनाया जाता था। मोहर उस समय 3-4 चीज़ों के बनाया जाता है, जैसे पत्थर के। अभी यहाँ पे हमने सेल खड़ी, फयांस की बातें की हैं। उसके अलावा पत्थर में सेल खड़ी प्रमुख था, जिससे मोहर बनता था। उसके अलावा भी बहुत सारी पत्थरें थी जिससे ये लोग मोहर बनाते थे। वहीं पे ये लोग धातु से भी बनाते थे, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया है कांसा या तांबा। उस समय के भी धातु से ये लोग क्या करते थे, उस पर उत्कीर्ण कर देते थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये लोग मिट्टी के भी, जो कमज़ोर लोग होंगे, कम पैसे वाले तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन संपत्ति में कमज़ोर जो होंगे वो मिट्टी के मोहर को यूज़ करते होंगे। वहीं पे हाथी के दांत का भी ये लोग मोहर बनवाते थे। जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे हाथी के दांत के मोहर बनवाते होंगे। तो आप देख सकते हैं मोहर जो थे पत्थर, धातु, हाथी दांत और मिट्टी के ये लोग बनवाते थे। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख जो चीज़ है उत्खनन में मिला हुआ, वो मोहर है। तो इनसे भी इनको इनकम आता होगा किसी न किसी स्रोत से, जिनसे आसानी से ही अपने जीवन निर्वाह को करते होंगे और ज़्यादा होने के बाद इनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होती होगी।
चलिए अब बात कर लेते हैं व्यापार वाणिज्य, इनका व्यापार कैसा था। ये दो तरीके से व्यापार करते थे। एक था घरेलू व्यापार, जैसे कि हड़प्पावासी आपस में हड़प्पा के बाकी शहरों से व्यापार कर लेते थे, और दूसरा था विदेशी व्यापार, जो स्थल मार्ग से या नाव के सहारे, जहाज के सहारे ये लोग करते थे। ऐसा नहीं है कि घरेलू व्यापार ये सिर्फ स्थल मार्ग से ही करते थे, नहीं, ये लोग पानी के सहारे भी, नाव से या जहाज से घरेलू व्यापार भी करते थे और विदेशी व्यापार भी करते थे। अब घरेलू व्यापार में देखा जाए तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, बनावली हो गया, सुरकोटदा हो गया, ये सारी चीज़ें आपस में ये लोग खरीद और बेचा करते थे। वहीं पे अगर बाहरी व्यापार की बात की जाए तो ये लोग सुमेर से व्यापार करते थे। कहाँ से? सुमेर से अपना व्यापार करते थे, वहाँ से सामान खरीदते थे या बेचते थे। इसके अलावा दो और भी जगहें थी, जैसे कि बहरीन हो गया या ओमान हो गया, यहाँ से भी ये लोग कुछ खरीदते और बेचते थे। उस समय बहरीन और ओमान का नाम जो था वो थोड़ा अलग था, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे घरेलू व्यापार के बारे में आप लोग जान गए कि आपस में व्यापार करते थे, विदेश से भी ये लोग करते थे। कहाँ से? शंख से। अब आते हैं कि किन किन चीज़ों का व्यापार होता था। शंख, घरेलू व्यापार ये लोग आपस में करते थे, और विदेश सुमेर से होते थे। अभी शंख की बात करते हैं। शंख जो था वो मनके बनाने के लिए था, तो ये कहाँ से करते थे? बालाकोट या नागेश्वर। ये आपसी यानी घरेलू व्यापार था। शंख कहाँ से ये लोग प्राप्त करते थे? बालाकोट या नागेश्वर से। अगर सोना की बात की जाए तो ये साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु वगैरह से, मैसूर से ये लोग सोना मंगाते थे, जो आभूषण के रूप में ये लोग यूज़ करते थे। वहीं अगर तांबा की बात की जाए तो ये राजस्थान और ओमान से। कहाँ से? राजस्थान और ओमान से ये लोग क्या करते थे? तांबा खरीदते थे। ये विदेशी व्यापार भी यहाँ पे आ गया। अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी उस समय ईरान और अफगानिस्तान से हड़प्पावासी मंगाते थे। टीन ये लोग बाहर से भी खरीदते थे और अपने देश से यानी अब हड़प्पाई शहरों से भी खरीदते थे। जैसे टीन है, ये अफगानिस्तान, ईरान से खरीदते थे, और अगर हड़प्पाई शहर देखा जाए तो राजस्थान से जो भी शहरें हैं वहाँ से भी ये लोग खरीदते थे। क्या खरीदते थे? टीन अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से खरीदते थे। वहीं पे लाजवरत जो एक वस्तु होता था, अगर बात की जाए वस्तु विनिमय से अगर थोड़ा भी हट करके कोई व्यापार होता था तो लाजवरत जो पत्थर होता था उसको लोग दे करके और उससे कीमत लगाते थे। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे ये एक मार्कर है, तो इस मार्कर का कीमत हो सकता है कि 2 लाजवरत हो जाए। मैं 2 लाजवरत उनको दूंगा, वो हमें 1 मार्कर दे देंगे। तो अगर सिक्के का अगर कोई भी प्रचलन वहाँ पर सामने आया तो लाजवरत ही है। फिर कार्निलियन है, ये लोथल से प्राप्त होता था, और सेल खड़ी पत्थर जो मोहर बनाने के लिए यूज होता था, ये गुजरात और राजस्थान से हड़प्पावासी प्राप्त करते थे। अब बात करते हैं कि सुमेर वाले जो भारत से व्यापार करते थे तो वो लोग कहते थे कि हम लोग मेलुआ में व्यापार करते हैं। वो लोग हड़प्पा को मेलुआ उस समय कहा जाता था। मेलुआ का मतलब होता है नाविकों का देश। तो हड़प्पा वासी के अगर नाव चलाने में बड़े माहिर रहते होंगे, वो नाव से वहाँ तक पहुँच जाते होंगे, जिसके चलते सुमेरियों ने हमें यानी कि हड़प्पा वासियों के क्या कहा था? मेलुआ यानी कि नाविकों का देश। उन्होंने सुमेरियों ने ये कहा था कि वहाँ एक हाजा पक्षी होती है। हाजा पक्षी, मोर को वो लोग उस समय कहते थे। सुमेरी ये कहते थे कि मेलुआ में हाजा पक्षी होती है जो देखने में काफ़ी सुंदर होती है। वहीं पे अगर बात की जाए तो ये हड़प्पा और सुमेर के बीच दो स्थलों की जो बात की है, बहरीन और ओमान की, उनके उस समय नाम दिलमुन और मगान हुआ करते थे। क्या होता थे? बहरीन कहा जाता था दिलमुन को, और मगान जो है वो ओमान को कहा जाता था उस समय। बात किया जाए उस समय व्यापार करने के लिए बाट बटखरे की, तो बाट बटखरे भी उस समय होते थे जो 16 के गुणक में वो लोग 16, 32, 64 इससे आगे वो लोग यूज़ करते थे। जैसे 1 किलो 5 किलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं उस समय 100 रुपये 200 रुपये जो यूज़ करते हैं वो 16 और 32 के रूप में यूज करते होंगे। उस समय धातु का तराजू भी हुआ करता था, ऐसा साक्ष्य मिला है। तो वो लोग क्या करते हैं, धातु के तराजू पे अनाज को तौलने का शायद वो लोग यूज़ करते होंगे। वहीं पे अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल में हाथी दांत का एक पैमाना मिला है, मापक मिला है, जिससे लोथल वाले कहीं ना कहीं इसको यूज़ करते होंगे कुछ ना कुछ लेने या देने के लिए। हाथी दांत को वो लोग यूज़ करते थे। और सीप भी यूज किया गया है कहीं कहीं, जैसे कि सीप में तरल पदार्थ ही वो लोग किसी को देते या लेते होंगे। ये सीप का जो मानक मिला है यह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। वहीं हाथी दांत लोथल से मिला है।
अगर बात किया जाए बाट बटकरे की, तो बाट बटकरे भी छोटे और बड़े दोनों होते थे, क्योंकि जैसे कि आभूषण वगैरह या मन के बेचने होते थे तो छोटे बटखड़ों से, छोटे तराजुओं से उसको जोखा जाता था, और बड़े बटखरे जो होते थे बड़े सामानों के लिए या अनाजों के लिए ये लोग यूज़ करते थे। चलिए अब हड़प्पा के हम लोग एकदम से लास्ट में आ गए हैं। हड़प्पा का अंत हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा का अंत कैसे हुआ। तो इसके 3-4 कारण बताए जाते हैं, जैसे कि विदेशी आक्रमण हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, या अर्थव्यवस्था का नष्ट हो जाना, या क्या कहा जाए कि यहाँ के जो प्रशासन था उसका भी कमज़ोर हो जाना है। जैसे देखा गया है कि हड़प्पा का अंतिम जो समय था 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व तक, उस समय क्या हुआ कि हड़प्पा की जो भी पहले की चीज़ें थीं, जैसे नगर निर्माण, व्यापार की चीज़ें या वस्तुएं, वो धीरे धीरे कम दिखने लगा था। तो ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों की कमी आने के चलते हड़प्पा काफ़ी कमज़ोर हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हुई और धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ा। तो आइए देखते हैं कि विदेशी आक्रमण के बारे में उस समय अभी के विद्वानों ने क्या कहा है। ऐसा माना जाता है कि विदेशी लोग आए होंगे और बहुत ज़बरदस्त आक्रमण कर दिए होंगे, जिससे हड़प्पा की बहुत सारी शहरें नष्ट हो गई होंगी। लेकिन पूरा हड़प्पा किसी विदेशी आक्रमण से एक बार में समाप्त नहीं होता है। इस पे कहाँ से बल मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में बहुत सारी अस्थियाँ यानी हड्डियाँ एक जगह मिली हैं, जिससे लोगों को ऐसा लगा है कि यहाँ पे आक्रमणकारियों ने इनको मार करके ख़त्म कर दिया होगा। एक मार्टिन व्हीलर हैं, उन्होंने कहा है कि हड़प्पा को ख़त्म करने का कार्य आर्यों ने किया है। किसने किया है? आर्यों ने, क्योंकि उस समय भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सब सिंधु प्रदेश में आके बसे हुए थे। वहीं मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि हड़प्पाई किले जो हैं उसको नष्ट करने का कार्य पुरंदर ने किया है। पुरंदर किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा गया है पुरंदर। और ये बात मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि पुरंदर ने हड़प्पाई किलों को नष्ट कर दिया था। तो एक था यहाँ का हड़प्पा का अंत होने का कारण था विदेशी आक्रमण, जिसमें पूरा का पूरा नहीं आक्रमण खत्म हो सकता है। वहीं पे अगर बात की जाए प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक आपदा की, तो उसमें क्या होता है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पे आग लग गया तो एक शहर नष्ट हो सकता है, सारी शहरें नष्ट नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक ये भी कॉज उस समय रहा होगा, बाढ़ का आ जाना। बाढ़ आने से कुछ शहरें बर्बाद हो सकती हैं। वहीं पे भूकंप का आ जाना, इससे भी कुछ शहरें बर्बाद हो सकती हैं। या कोई बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी, जैसे कि आजकल कोरोना घूम रहा है, तो वैसे ही कोई बीमारी आया होगा और उससे बहुत सारे लोग मरे होंगे और धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ हड़प्पा जो था वो ख़त्म हो गया होगा। अगर बात की जाए प्रशासनिक शिथिलता की, तो क्या हुआ कि हड़प्पा में जो पुराना रूप था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद प्रशासन काफ़ी कमज़ोर हो गया होगा और उसके चलते अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हुई होगी। और धीरे धीरे यहाँ के लोग जो हैं वो कमज़ोर अर्थव्यवस्था में आते आते ये लोग ग्रामीण सभ्यता में आए होंगे। तब तक क्या हुआ कोई बाहरी लोग यहाँ आए होंगे और उनकी सभ्यता शुरू हो गई होगी। इन गरीबों को कौन पूछता है। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे आर्थिक कारण। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो वहाँ पे व्यापार वाणिज्य, अभी हम लोगों ने देखा कि ये लोग घरेलू भी करते थे और विदेशी व्यापार भी करते थे। तो यहाँ पे जब 1900 ईस्वी पूर्व से अगर बात की जाए 1200 ईस्वी पूर्व तक, तो इनका आर्थिक जो सबसे बड़ा कारण था, यहाँ पे व्यापार जो था वो शिथिल पड़ गया था। ये आंतरिक व्यापार भी बहुत कम करते थे और विदेशी व्यापार भी कम करते थे। नई नई चीज़ों ने, नई नई माप तौल के तरीक़ों ने, जो इनके व्यापार के तरीके थे, इन्होंने भी इसको बदल दिया, जिससे ऐसा लगता है कि इनका व्यापार बिल्कुल कम हो गया होगा, इनकम काफ़ी कम आते होंगे और धीरे धीरे कर करके हड़प्पा बिल्कुल समाप्त हो गया। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने हड़प्पा को भी समाप्त कर दिया है। अब इस चैप्टर को समाप्त करने का टाइम आ रहा है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को समझने में जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। तो सबसे बड़ी ये समस्या है कि लिखित स्रोत का अभाव। हड़प्पा सभ्यता में जो भी स्रोत मिले हैं वो उत्खनन के द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त मिले हैं उन्हीं को हमने स्रोत माना है। ऐसा हमने बिल्कुल कहीं लिखित नहीं पाया है, क्योंकि उस समय के लिखे हुए जो चीज़ें हैं मोहरों पे ही लिखे गए हैं, तो वो हमने पढ़ा नहीं है। तो जो उत्खनन किया गया है उस पर सिर्फ ये माना है कि हड़प्पा वाले ऐसे करते होंगे। किसी बर्तन को देख करके हमने उसको सुराही समझा है, जिससे हम लोग ये समझे कि वो लोग पानी पीते होंगे। एक क्या कहें, मिट्टी के बहुत पके हुए बर्तन को देखा, बड़ा हुआ, तो उसको हम लोगों ने नाद समझ लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वहाँ पे अन्नागार था, स्नानागार था, तो ये कहीं लिखा नहीं है, हमने सिर्फ माना है। और ये जो साक्ष्य है ये कमज़ोर होता है, लिखित साक्ष्य हमेशा मजबूत होता है। तो यहाँ की समस्या ये है कि लिखित साक्ष्यों की अभाव है, या यूँ कहें कि हमने उसको पढ़ा नहीं है। चलिए बात करते हैं पूरी जानकारी का नहीं होना। जैसे कि अभी मैंने कहा है कि कोई बर्तन ही मिल गया,
तो उसको हम लोगों ने क्या समझा कि ये खाने के लिए है या पीने के लिए, या इसमें घोड़े को खिलाते थे, हाथी को खिलाते, ऐसा सिर्फ हमने, पूरी जानकारी तो है नहीं, एक धारणा हमने बना ली है। तो हड़प्पा को समझने के लिए हमें सिर्फ उत्खनन के बाद जो चीज़ें मिली हैं उसको हमने एक साक्ष्य के तौर पर, उसके बाद हमने उसको माना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो धार्मिक जीवन की जानकारी का अभाव था उस समय। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उस समय मंदिर वगैरह नहीं थे, या जो भगवान का रूप थे या देवी देवता के रूप थे वो हम लोगों ने एक दो के बारे में ही पढ़ा था। आर्त शिव या पशुपति की बात अगर की जाए तो हो सकता है वो किसी और का भी हो, या बहुत सारे और देवी देवता जिनकी पूजा होती होगी जिसका कोई साक्ष्य नहीं है उत्खनन के द्वारा, तो किसी पूजा पाठ का तो साक्ष्य मिल नहीं सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के चलते हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी का जो है वो अभाव काफ़ी देखने को मिला। वहीं पे अगर कहीं हड़प्पा काल का, हड़प्पा नगर का, किसी नगर का खुदाई होता है, वहाँ से बहुत सारे सामान मिलते हैं। अब जो भी सामान एक जगह से मिले ना, उसको एक ही काल का समझ लिया गया। इसके चलते भी स्तरीकरण पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, जिसको भी समझने में कुछ दिक्कतें आती हैं। तो ये था हमारा हड़प्पा का अंतिम पार्ट, यानी कि तीसरा पार्ट। इसके साथ ही हड़प्पा समाप्त होता है, लेकिन इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको मैं लिखित रूप से दे करके और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।